इस सीरीज़ में हम आईपीसी के प्रीलिम्स के स्पेसिफिक पोर्शन को कवर करेंगे और उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना हम सीआरपीसी में अभी कर रहे हैं, बिकॉज दैट इंक्लूड्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें सिर्फ वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन प्रीलिम्स एस्पेक्ट्स और मतलब मेरी ये कोशिश रहेगी इस सीरीज़ से कि हम किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स में आने वाले लगभग 95% तक क्वेश्चंस इसमें कवर कर लें। सी 5% नोबडी कैन गारंटी, एंड ऑब्वियसली फॉर 5% यू हैव टू डू आईपीसी और बहुत सारी बुक्स वो होलिस्टिकली करनी पड़ती हैं, बट 95% आई कैन गारंटी कि वो इसमें से कवर हो जाएगा। तो आज पहले एपिसोड में हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें शुरुआत करते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आईपीसी में हमें समझनी क्या एक तरीके से याद रखनी है। देखिए, अगर आईपीसी लेकर आया गया तो आईपीसी आपका 1860 का एक्ट है। अब 1860 का एक्ट है तो सबसे पहले जो सवाल बनता है, भैया आईपीसी का निर्माता कौन है? हु ड्राफ्टेड आईपीसी? या पहला मतलब आईपीसी को ड्राफ्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो यू हैव टू लर्न दिस। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वैसे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी ड्राफ्ट किया, वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अगला मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी रिलेवेंस क्या है। देखिए, होता क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, ठीक है, जो कि कलकत्ता में बेस्ड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कामकाज को वो देखते थे। जितनी भी कंपनी द्वारा पोसेशन में जो भी टेरिटरीज थी उनका सारा कामकाज देखते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इस गवर्नर जनरल की असिस्टेंस के लिए देयर वाज ईसी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 4 मेंबर होते थे, फिर उसको घटा के 3 कर दिए थे, लेकिन कुछ समय के बाद उसको बढ़ाकर फिर से 4 कर दिए थे, मतलब 3+1 मेंबर जोड़ा गया था। और ये जो मेंबर था ये लॉ मेंबर था। तो जो लॉ मेंबर जोड़े गए थे ये थे लॉर्ड मैकाले, जो सबसे पहले लॉ मेंबर जोड़े गए थे, और इन्हीं लॉर्ड मैकाले ने फिर आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो आईपीसी के जो निर्माता हैं वो लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स वेरी रेगुलरली इन ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट्स। आई होप नथिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस। स्टोरी मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बता दी, स्टोरी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस एग्जाम, दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिंग एंड ऑल। वो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा ये याद करने में मतलब थोड़ी सी मदद इससे मिल पाए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, आईपीसी में हम कर क्या रहे हैं? हम ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, हम क्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी जो सोसाइटी होती है उसकी सबसे पहली एस्पिरेशन होती है पीसफुली सेटलिंग डाउन। मतलब समाज में किसी भी तरीके का कोई भय, कोई आतंक कुछ भी ना हो, हर व्यक्ति पीसफुली रहे, एक दूसरे को परेशान ना करे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो पीस है और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसी भी सोसाइटी की प्राथमिकता होती है। और क्योंकि वो सोसाइटी की प्राथमिकता है तो इसीलिए उस प्राथमिकता को स्टेट की प्राथमिकता भी माना जाता है। दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट दैट देयर शैल बी लॉ एंड ऑर्डर इन दी सोसाइटी। अब इस फंडे से हम एक चीज समझते हैं कि जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं वो प्राइवेट रॉन्ग है या वो पब्लिक रॉन्ग है। देखिए, ए ने बी को चाकू से मारा, अब नुकसान किसका हुआ है? बी का। तो क्या ये सिर्फ प्राइवेट रॉन्ग है? क्या ये सिर्फ बी का रॉन्ग है या सिर्फ पब्लिक का भी इसमें नुकसान है? आप एक बात समझिए। देखिए, अगर हमने आज इस ए को नहीं रोका तो कल फिर से मारेगा। आज बी को मार रहा है, कल सी को मारेगा, कल डी को मारेगा, ये और आतंक मचाएगा। इसको देख के हो सकता है मिस्टर एक्स भी ऐसे काम करने लग जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ ये एक जो एक्ट हुआ है चाकू मारने का, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। इसलिए नहीं देख सकते आइसोलेशन में क्योंकि इससे समाज के दूसरे पहलुओं पर भी प्रभाव पड़ेगा, और दूसरे पहलुओं पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो भैया ये प्राइवेट रॉन्ग नहीं है, ये पब्लिक रॉन्ग है। इसीलिए आईपीसी के ऑफेंसेस को हमने क्या माना है? क्राइम को क्या माना है? हमने माना है कि दैट इट इज नॉट ए रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ये हम सबके अगेंस्ट आपने गलत किया है, इट इज ए पब्लिक रॉन्ग। और इसको कहा जाता है स्टेट रॉन्ग भी, इसको कहा जाता है कि ये
स्टेट के अगेंस्ट रॉन्ग कमिट आपने किया है। तो ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेचर क्या है रॉन्ग का, जो आईपीसी में ऑफेंसेस डिफाइंड है उनका नेचर क्या है। तो आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस दैट द नेचर ऑफ crime, offense or wrong under IPC is public wrong. It's not a private wrong, or we can say it's a state wrong. ठीक है जी। अब एक सर विलियम ब्लैकस्टोन होते थे, उनकी एक डेफिनेशन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्लीज नोट इट डाउन। सर विलियम ब्लैकस्टोन, BLACKSTONE। और सर विलियम ब्लैकस्टोन ने ये बात कही थी, उनका कोट करके पूछा जाता है कि ये बात किसने कही थी, तो सर विलियम ब्लैकस्टोन ने बात कही थी कि जो क्राइम है वो वायलेशन है पब्लिक राइट का। जो हमने अभी यहां पर समझा है वही बात विलियम ब्लैकस्टोन ने भी कही थी। चलिए आगे चलते हैं। अब एक लीगल मैक्सिम आपको मैं बताता हूं। लीगल मैक्सिम है नुल्लुम क्राइमे साइन लेगे, SENE। इसका मतलब क्या है? ओनली व्हेन दैट ऑफेंस इज डिफाइंड इन अ स्पेसिफिक लॉ देन ओनली देन एक्ट कैन बी पनिशेबल। इसका मतलब यह है भैया कि जब तक एक रॉन्ग को हम किसी पर्टिकुलर स्टैच्यूट में ऑफेंस का दर्जा नहीं देंगे तब तक उसको पनिश नहीं किया जा सकता। अब थेफ्ट जो है वो किस लिए पनिशेबल है? थेफ्ट इसलिए पनिशेबल है क्योंकि इस रॉन्ग को हमने इंडियन पीनल कोड में एक ऑफेंस बना दिया और उस ऑफेंस बनाने से ये पनिशेबल हो गया। तो कोई भी रॉन्ग होगा या कोई भी क्राइम होगा वो तब तक पनिशेबल नहीं होगा तब तक आप उसको किसी भी स्टैच्यूट में एक ऑफेंस करार ना दें और उसको आप ऑफेंस करार ना दें तब तक वो पनिशेबल नहीं होगा। ठीक है। अब मान लीजिए स्टॉकिंग है। स्टॉकिंग 354 के जो अमेंडमेंट्स हुए थे ABCD, उसमें स्टॉकिंग को लेके आया गया, तो हमने स्टॉकिंग को एक ऑफेंस बना दिया, अब ये पनिशेबल हो गया। ठीक है। तो इस मैक्सिम का सिंपल सा मतलब ये है कि एनी क्राइम whether it is punishable or not, it will depend on the fact that has been declared as an offense in any statute or not. उसको किसी ना किसी स्टैच्यूट में ऑफेंस बनाना पड़ेगा तभी वो पनिशेबल होगा। अगर वो किसी भी स्टैच्यूट में, मान लीजिए कोई रॉन्ग है, अगर वो किसी स्टैच्यूट में ऑफेंस नहीं है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए डॉरी है, आप दहेज मांगते हैं और मान लीजिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ना होता और डॉरी के ऑफेंस से संबंधित आईपीसी में कोई प्रावधान ना होता तो इसका मतलब डॉरी पनिशेबल नहीं होता। अब डॉरी पनिशेबल इसलिए है क्योंकि डॉरी को हमने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी ऑफेंस बना दिया और आईपीसी में भी इसके संबंध में हमने कुछ ऑफेंसेस रखे क्रूअलिटी से संबंधित, और उसके बाद अगर मृत्यु हो जाती है डॉरी डेथ से संबंधित। तो कुल मिलाकर एक क्राइम या रॉन्ग ऑफेंस, एक क्राइम या रॉन्ग पनिशेबल तब होगा जब उस क्राइम या रॉन्ग को हम किसी पीनल लॉ में, किसी पीनल स्टैच्यूट में एक ऑफेंस बनाएं और उसके बाद वो पनिशेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगले एस्पेक्ट पे चलते हैं। अगला पहलू है जी, क्राइम के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्राइम का एसेंशियल है पर्सन, इसको हम ह्यूमन बीइंग भी बोल सकते हैं। अब एक व्यक्ति ही तो क्राइम करेगा ना यार। वी कैनॉट आईपीसी में या किसी भी स्टैच्यूट में एनी रॉन्ग या ऑफेंस डन बाय एन एनिमल, वो तो पनिशेबल होगा ही नहीं। हम एनिमल को थोड़ी ना पनिश करेंगे। तो इसके लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए जो उस कार्य को करेगा। दूसरा, मेंस रिया, और तीसरा एक्टस रियस। ठीक है। पर्सन और ह्यूमन बीइंग आप समझ गए कि कोई व्यक्ति होना चाहिए। मेंसीरिया क्या होता है, इसके अलग अलग क्या पहलू होते हैं, और एक्टस सीरियस क्या होता है, ये हम देखेंगे। लेकिन एक सवाल यहां पर भी बार बार
काफ़ी एग्जाम्स में मैंने देखा है, वो ये पूछा जाता है कि मोटिव, क्या मोटिव एसेंशियल ऑफ क्राइम है? इसका जवाब है कि मोटिव एसेंशियल ऑफ क्राइम नहीं है। नो, मोटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो सकता है कोरोबोरेट करने के लिए, एविडेंस में फैक्ट्स को कोरोबोरेट करने के लिए, लेकिन मोटिव अपने आप में किसी भी क्राइम का एसेंशियल फैक्टर नहीं है। मोटिव और इंटेंशन में क्या अंतर है वो हमने एविडेंस में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूं। मान लीजिए ए बी को मारना चाहता है ताकि उसके घर पे कब्जा कर सके। अब ए की इंटेंशन क्या है? बी को मारने की, टू किल बी। लेकिन वाई ही वॉन्ट्स टू किल बी? सो दैट ही गेट्स द हाउस। तो यहां पर ए को मारना वो चाहत तो इंटेंशन हो गई, और वो चाहत किस लिए, वो लार्जर पिक्चर क्या है, लार्जर गोल क्या है, वो आपका मोटिव हो गया। तो आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव इज क्लियर। लेकिन फॉर आवर प्रीलिम्स पर्पस द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर इज दैट मोटिव किसी भी तरीके से एसेंशियल ऑफ क्राइम में नहीं आता। एसेंशियल ऑफ क्राइम में सिर्फ 3 है: पर्सन, मेंस रिया और एक्टस रियस। कुछ किताबों में चौथा एस्पेक्ट इंजरी को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इंजरी एक्टस रियस में ही मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इसको एक्टस रियस में ही कवर करूंगा। तो आई होप दिस इज क्लियर दैट मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट और एसेंशियल ऑफ एनी क्राइम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंस रिया क्या होता है। मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड। अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में, बिल्कुल इसका 2 शब्दों में उत्तर दूं, तो मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। ठीक है जी, गिल्टी माइंड से मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं बताता हूं। गिल्टी माइंड, देखिए, एक व्यक्ति कोई भी एक्ट करता है, एनी एक्ट डन बाय एनी पर्सन, उसके कोरिलेशन में जो उसके माइंड में बात थी, अगर वो गिल्टी है, इफ दैट समथिंग दैट व्हाट वाज इन हिज माइंड वाज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, देन इट इज मेंस रिया। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेंस रिया को हम समझने के लिए 3 टाइप्स में बांट सकते हैं: इंटेंशन, नॉलेज, और तीसरा है आपका रीजन टू बिलीव। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए रोड है, यहां पर एक बस जा रही है जो उसकी स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर हाईवे पे, उस पे जा रही है। ये व्यक्ति बहुत ही सावधानी से गाड़ी चला रहा है, ना किसी फोन का उपयोग कर रहा है, और बिल्कुल आगे देख के ना किसी से बातचीत कर रहा है, कंसंट्रेट करके गाड़ी चला रहा है। लेकिन हुआ क्या, यहां पर एक पेड़ है और उस पेड़ को एक व्यक्ति काट रहा है, और वो पेड़ को काट रहा है तो अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो व्यक्ति इसके सामने आ गया अचानक से। बस के ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, जितना भी वो बचाने की कोशिश कर सकता था उसने किया, लेकिन फिर भी ये हिट हो गया और ये इसको बचा नहीं पाया। दिस सिचुएशन 1। ठीक है, सिचुएशन 2 देखते हैं। बस है और ये व्यक्ति क्रॉस कर रहा है, यहां से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, रेड लाइट है, लेकिन ये जो बस ड्राइवर है ये इस व्यक्ति को मारना चाहता है, ही वांट्स टू किल हिम, तो ये इसके ऊपर बस चढ़ा देता है। दिस इज सिचुएशन 2। आगे चलते हैं, सिचुएशन 3 देखते हैं। सिचुएशन 3 ये है कि एक व्यक्ति यहां से गाड़ी लेके जा रहा है, इसको उसने ओवरटेक किया। एक सेकंड, हाँ, इसने इसको ओवरटेक किया, बस वाले को। अब बस वाला आ गया गुस्से में। बस वाले ने सोचा कि मैं इसको आगे जाने नहीं दूंगा, एंड ही थॉट कि आई विल हिट हिम हियर,
उसने इसको गाड़ी को बहुत तेजी से पीछे से बम्प किया, जिसके कारण इसका बैलेंस बिगड़ा और ये गाड़ी यहां पर जाके एक्सीडेंट हो गई और इसमें जो आदमी था वो मर गया। दिस इज सिचुएशन 3। ठीक है जी। और चौथी सिचुएशन है कि ये व्यक्ति बस में जा रहा है, जो ड्राइवर है वो बस लेके जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा है और फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा है तो उसका ध्यान नहीं था, तो यहाँ पर एक बच्चा क्रॉस कर रहा था सड़क और उसने उसको हिट कर दिया, वो बच्चा मर गया। तो चारों केसेस में व्यक्ति की जो है डेथ हुई है। अब हम देखते हैं कि इंटेंशन, मेंसीरिया और गिल्टी माइंड इन सबका क्या मतलब है। देखिए पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चला रहा है और अच्छा यहाँ पर हम इसको ये और मान लेते हैं कि ये मान लीजिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चला रहा है गाड़ी। ठीक है, तो 60 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल ध्यान से चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये आदमी एकदम से आ गया एक्सीडेंटली, मिसफॉर्चुनेटली, तो ये इसको पूरी कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं पाया। अब आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए, इसमें ड्राइवर की क्या गलती है? क्या आपको लगता है कोई गलती है? नो। इट मीन्स बेशक एक्ट हुआ है एक्सीडेंट का, लेकिन गिल्टी माइंड नहीं है। क्या इसके माइंड में कोई गिल्ट है? किसने कुछ गलत किया है? वॉज देयर समथिंग रॉन्ग इन हिज माइंड? द आंसर इज नो। किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं थी, वो तो बिल्कुल सावधानी से चला रहा था। तो यहां पर देयर इज नो मेंसरिया। अब यहां पर आ जाइए आप, अब ये रोड क्रॉस कर रहा है और ये गाड़ी चला रहा है इसको मारने के लिए, तो क्या इसके दिमाग में गिल्ट है? यस। और एक किस तरीके का गिल्ट है? इंटेंशन, कि मुझे इसको मारना ही मारना है। व्हेन यू अल्टीमेटली वांट द रिजल्ट एट एनी कॉस्ट, दैट इज इंटेंशन। जब आपको जो रिजल्ट है वो चाहिए ही चाहिए, इसको ये मारना ही मारना है। ये नहीं कि हो सकता है बच भी जाए, हो सकता है मर भी जाए, नहीं, मुझे ये मारना ही मारना है, इसलिए इसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो दिस इज मेंसीरिया एंड द टाइप इज इंटेंशन। अब आज ये तीसरे पे। तीसरे में मैंने आपको बोला कि ये गाड़ी इसने ओवरटेक की तो इसने पीछे से टक्कर मारी। अब इसकी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि अगर इसको इंटेंशन में क्या होता है कि जब रिजल्ट शॉर्ट हो, आएगा ही आएगा। मैं अगर किसी को मारना चाहता हूं तो मैं ऐसा कुछ यूज करूं जिससे ये पता चले कि इससे तो डेथ होनी ही होनी थी, और कोई भी व्यक्ति अगर उस सिचुएशन में डेथ कॉज करना चाहता तो वो भी ऐसे ही मीन्स का इस्तेमाल करता। दैट इज व्हाट इंटेंशन इज। अब ये सिर्फ पीछे से गाड़ी को टक्कर मार रहा है। अगर इसकी इंटेंशन इसको मारने की होती तो ये इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता, ना कि इसकी गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ाता। क्योंकि और मान लीजिए हेड ऑन कॉलिजन हो तो फिर भी समझ में आता है, ये तो पीछे से मार रहा है, और जब ऑलरेडी स्पीड में आगे गाड़ी चल रही है तो वो हो सकता है आगे पुश हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम इंटेंशन नहीं बोल सकते, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज, इसे नॉलेज थी कि ये मर सकता है, कुछ और हानि हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल थी। तो इसका मतलब यहां पर भी मेंसीरिया था। एक छोटे लेवल का हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ गिल्टी माइंड माइट बी लो, नॉट एज बैड एज इंटेंशन, बट यस देयर वाज मेंसीरिया। तो यहां पर कौन सा मेंसीरिया है? यहां पर मेंसीरिया नॉलेज। अब इस केस में आ जाइए, ये 120 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, ऊपर से फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, और इसने एक बच्चे को मार दिया जो कि रोड पे क्रॉस कर रहा था। मान लिया भैया, आपकी बात मान लेते हैं कि जनाब इसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की। ये कह रहा है जनाब मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं क्यों किसी बच्चे को मारूंगा। ठीक है भाई, इंटेंशन नहीं थी। नॉलेज भी नहीं थी, मान लिया, मुझे क्या पता था एकदम हो जाएगा, लेकिन रीजन टू बिलीव तो था। आपके पास सफिशिएंट रीजन थे ये मानने के लिए कि ऐसा हो सकता है। आप जब 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं जहां पर स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यस, एक आपको ये रीजन टू बिलीव माना जाएगा कि आप इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे तो आपको अंदाजा तो था भैया कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप फिर भी रिस्क ले रहे थे, ऊपर से आप फोन पर बात कर रहे थे, तो गिल्टी माइंड तो आपका है। तो दिस इज व्हाट इज मेंसीरिया। अगर कोई भी गिल्टी माइंड नहीं है तो देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंसीरिया, लेकिन अगर किसी भी तरीके से गिल्टी माइंड है तो मेंसीरिया है। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं दोबारा से बताऊं, व्हाट इज मेंसीरिया? मेंसीरिया इज गिल्टी माइंड। और इन एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मेंसीरिया क्या है। वी कैन से दैट वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप्स। वन इज इंटेंशन, सेकंड इज नॉलेज, एंड थर्ड इज रीजन टू बिलीव। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला जो सवाल बनता है मेंसीरिया को लेके, वो ये बनता है कि मेंसीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है क्रिमिनल लॉ में।
या किसी भी ऑफेंस को लेके मेंसीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इसके लिए एक बहुत फेमस लीगल मैक्सिम है दैट वी नीड टू रिमेंबर, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मैक्सिम है, आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। मैक्सिम इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंजरिया। क्या मतलब है इसका? ये सिंपल शब्दों में एक बात कहना चाहता है दैट एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड इज गिल्टी। द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम इज द एक्ट इज नॉट कल्पेबल unless, bear my bad handwriting, क्या बोल रहा है ये सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि एक एक्ट वो तब तक कल्पेबल नहीं माना जाएगा, तब तक ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तब तक कि उसमें माइंड गिल्टी ना हो, अनलेस द माइंड इज गिल्टी। हमने जो अभी एग्जाम्पल किया था, इसमें देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में यहां पर गिल्टी माइंड नहीं था, तो इसमें जो एक्ट हुआ है, एक्ट ऑफ एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ क्रशिंग द ह्यूमन बीइंग, वो एक्ट कल्पेबल नहीं है, वो एक्ट ऑफेंस नहीं है। और कब ऑफेंस हुआ? जब वो गिल्टी माइंड था, या तो इंटेंशन के रूप में हो, या नॉलेज के रूप में हो, या रीजन टू बिलीव के रूप में हो। लेकिन अल्टीमेटली हमें वो एक्ट गिल्टी माइंड के साथ चाहिए, तभी जाकर उस एक्ट की कल्पेबिलिटी होगी, तभी जाकर वो एक्ट ऑफेंस होगा। तो इट इज एज सिंपल एज दैट एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसीरिया सिंपल शब्दों में ये कहता है द एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड इज गिल्टी। सिंपल अगर मैं जनरल बोलूं तो समवन हु एक्टेड विदाउट मेंटल फॉल्ट इज नॉट लाइबल इन क्रिमिनल लॉ। अगर कोई बिना मेंटल फॉल्ट के कोई एक्ट कर रहा है तो वो क्रिमिनल लॉ में लाइबल नहीं होगा। वही जो मैंने आपको बताया, द एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड इज गिल्टी। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है कि जो ये एक्टस नॉन फेसिट का फंडा है कि भैया तब तक गिल्टी माइंड नहीं है जब तक हम उसको कल्पेबल नहीं मानेंगे, कहां से आया? क्या किसी स्टैच्यूट में आया या किसी कॉमन लॉ में आया? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, होता क्या, हम लॉ मतलब किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, एक तो लॉ बनाने का तरीका ये कि हम बाकायदा उसको लेजिस्लेट कर दें, कानून को हमारा पार्लियामेंट बना दे, हमारी स्टेट असेंबली बना दें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज अ स्टैच्यूट, जिसको कि प्रॉपर एक प्रोसेस के द्वारा लॉ मेकर्स ने बनाया है, जिनकी जिम्मेदारी कानून बनाने की थी। दूसरा होता है कॉमन लॉ, जिसका कॉमन लॉ में कॉन्सेप्ट या लॉ कैसे निकल के आता है? वो या तो निकल के आता है किसी कस्टम्स के माध्यम से, या वो निकल के आता है किसी जज मेड लॉ, मतलब किसी जुडिशियल डिसीजन से या जुडिशियल प्रेसिडेंट से। तो बार बार एक सवाल पूछा जाता है, प्रीलिम्स के काफी स्टेट्स के क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन देखा है कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम का जो फंडा है वो कॉमन लॉ का फंडा है या वो स्टैट्यूटरी लॉ का फंडा है। तो आप खुद इसमें दिमाग अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। आपको सिर्फ ये देखना है, देखिए कॉन्सेप्ट जो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम का, क्या वो किसी स्टैच्यूट में पहली बार आया या किसी कस्टम्स में या जज मेड लॉ है वो? तो हमें पता चलता है कि भैया स्टैच्यूट में तो बाद में उसको इंक्लूड किया गया है इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से। सबसे पहले इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जज, और वो एक जुडिशियल प्रेसिडेंट और जज मेड लॉ बना, इसलिए दैट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉमन लॉ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मैं इसको रिपीट करूं एक लास्ट लाइन में, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसीरिया हैज इट्स ओरिजिन इन द कॉमन लॉ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली ये समझना है कि किसी स्टैच्यूट में पहली बार एक कॉन्सेप्ट नहीं आया था, जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल प्रेसिडेंट बनते हुए ये कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है, जिसको फिर स्टैच्यूट्स में हमने अलग अलग स्टैच्यूट्स में इसको जगह, इस कॉन्सेप्ट को जगह दी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक ऑफेंस, एक एक्ट तब तक कल्पेबल या लाइबल नहीं है, एक व्यक्ति उसके लिए जब तक कल्पेबल या लाइबल नहीं है जब तक कि उसमें मेंसीरिया प्रूव ना हो जाए, मतलब उसमें जब तक गिल्टी माइंड नहीं है तो वो पर्टिकुलर एक्ट में लाइबिलिटी या कल्पेबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है जी, मान लिया। लेकिन क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं?
आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। क्या होता है, वो क्यों आया, इसका मतलब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो हम सब देखेंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कि ये रैलैंड वर्सेस फ्लैचर के केस में आया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इस केस में ये दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, 1868 का केस है। मुझे आईपीसी में इसके पूछने के चांसेस कम लगते हैं, लेकिन फिर भी आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये केस लॉ याद रहना चाहिए आईपीसी के पर्सपेक्टिव से भी। वैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू शुड रिमेंबर इट। चलिए, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या कहता है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये कहता है कि कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं जहां पर अगर हम मेंसीरिया प्रूव करने के चक्कर में गए तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, और जिस एक्ट को हम रोकना चाहते हैं उस एक्ट को हम रोक ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मामलों में क्या करो, ऐसे मामलों में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगा दो। ऐसे मामलों में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगाने का मतलब है कि अगर आपने वो एक्ट किया है, बेशक आपकी मेंसीरिया थी या नहीं थी, अगर मेंसीरिया नहीं भी है, आपका गिल्टी माइंड नहीं भी है, तो भी आप लाइबल हो जाओगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये है, द लाइबिलिटी इज सो स्ट्रिक्ट दैट द पर्सन विल बी लाइबल फॉर हिज एक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेंसीरिया और गिल्टी माइंड। Even if there is no menseria or no guilty mind, you'll still be liable because you have committed that act. तो ये कहां पर इसके एग्जाम्पल्स हैं, अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द कॉमन लॉ, जो स्टैच्यूट में नहीं है, जो कि जुडिशियल डिसीजंस और कस्टम से निकले, और दूसरा स्टैच्यूटरी। देखिए, सॉरी, कॉमन लॉ की अगर हम बात करें, पब्लिक न्यूसेंस से मान लीजिए, जिसमें कॉमन लॉ में टॉर्ट्स के केसेस भी आते हैं। आगे अब एक व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, गाने तेज बजा रहा है या कुछ और पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, जब हम उसको रोकेंगे तो ही कैन टेक द प्ली कि यार उसकी तो मेंसीरिया है ही नहीं, गिल्टी माइंड नहीं है उसका, कोई बात नहीं भाई। पब्लिक न्यूसेंस के मामले में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। अगर आप किसी भी तरीके से पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी गिल्टी माइंड है या नहीं है, आप फिर भी लाइबल होंगे। तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई। दूसरा मामला हम देख सकते हैं इसमें क्रिमिनल लिबल का। मान लीजिए आप किसी के अगेंस्ट कुछ डिफेमेटरी लिखते हैं, हालांकि दिस हैज बीन कन्वर्टेड स्टैट्यूटरी ऑल्सो, और आईपीसी में भी डिफेमेशन को एक ऑफेंस माना गया है, लेकिन अगर हम इसको टॉर्ट के एंगल से देखें, टॉर्ट्स के एंगल से देखें, तो क्रिमिनल लिबल में भी हम ये बोलेंगे कि जनाब बेशक आपकी इच्छा, सॉरी, बेशक आपकी मेंसीरिया थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लाइबल होंगे। स्टैच्यूटरी एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपके अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का फंडा आखिर है क्या। देखिए, इसको भी हम स्टैच्यूटरी ऑफेंसेस के मामले को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम देख सकते हैं इसको आईपीसी के माध्यम से, और दूसरा हम देख सकते हैं इसको अदर स्टैच्यूटरी ऑफेंसेस। पहले हम बल्कि अदर स्टैच्यूटरी ऑफेंसेस ही देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए जो ट्रैफिक वायलेशन के वो हैं स्टैच्यूट, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया। मान लीजिए आपने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, तो ट्रैफिक लाइट जंप करने के बाद अगर आप उतर के कहते हैं कि जनाब मेरा मेंसीरिया नहीं था, मेरे गिल्टी माइंड नहीं था, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो ये कोई भी प्ली आपकी नहीं चलेगी। आपने अगर ट्रैफिक वायलेट किया है तो भैया मेंसीरिया नहीं देखी जाएगी, आपके ऊपर सीधा कल्पेबिलिटी लाइबिलिटी बनेगी, आपका चालान होगा, आपको जो भी पनिशमेंट स्टैच्यूट में दी गई है वो दी जाएगी, चाहे वो फाइन के रूप में हो, चाहे वो इंप्रिजनमेंट के रूप में, वॉट एवर द पनिशमेंट इज। तो ट्रैफिक वायलेशन के मामले में हम देखते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का फंडा अप्लाई होता है। हम मेंसीरिया देखते ही नहीं है, हम गिल्टी माइंड देखते ही नहीं है, आपने गलती कर दी, आपकी इंटेंशन है या नहीं है, आप लाइबल हैं। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कस्टम्स से संबंधित जो हमारे स्टैच्यूट्स हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए देयर वाज दिस केस, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ उस केस। मान लीजिए एक प्रावधान है जिसमें अक्यूज को ये बताना है, जब वो ट्रैवल कर रहा है फॉरेन से इंडिया में, एयरक्राफ्ट के रजिस्टर में उसे रजिस्टर करना है कि भैया उसके पास कितना गोल्ड वो कैरी कर रहा है। ठीक है, पहले उसे बताना होता था कितना गोल्ड कैरी कर रहा है, लेकिन एक फर्दर नोटिफिकेशन आई जिसमें यह कहा गया कि जो गोल्ड उसकी बॉडी पर है उसका ब्यौरा भी उसको देना है,
जो सिर्फ वो सूटकेस में या अपने बैग में लेके चल रहा है, सिर्फ उसका नहीं, जो बॉडी पर भी है उसका ब्यौरा भी देना है। लेकिन एक मिस्टर ए हैं जो कि अक्यूज है इस मामले में, उन्होंने जो बॉडी पर गोल्ड थी, जो उन्होंने रिंग्स पहनी हुई थी या चेन पहनी हुई थी या ईयर रिंग्स पहने हुए थे, उसका ब्यौरा रजिस्टर में रजिस्टर नहीं कराया। और उन्होंने प्ली ली, साहब मुझे ये जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि अभी आया था नोटिफिकेशन नया, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि जो बॉडी पर गोल्ड है उसकी जानकारी भी मुझे देनी है, इसलिए मेरा मेंसीरिया इस मामले में नहीं है। तो कोर्ट ने कहा भैया ये कस्टम से रिलेटेड मामले हैं, इन मामलों में अगर हम मेंसीरिया देखने लग गए तो हम अक्यूज को लाइबल बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी पकड़ा जाएगा वो कह देगा जनाब मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी, ये तो गलती से हो गया। तो इसलिए कस्टम्स के मामले में कोर्ट ने ये कहा कि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मामला बनता है, इसलिए बेशक आपको नॉलेज नहीं थी, आपकी इंटेंशन नहीं है, आप फिर भी लाइबल कल्पेबल इस मामले में माने जाएंगे। ठीक है जी, तो हमने ट्रैफिक वायलेशन का देख लिया, हमने कस्टम्स से संबंधित स्टैट्यूट्स का देख लिया। अब एक और देखते हैं, देखिए फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन से संबंधित जो ऑफेंसेस हैं और उनमें जो पनिशमेंट है उसमें भी मेंसीरिया का कोई रोल नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अडल्ट्रेशन करता मिल गया, मान लीजिए कोई हलवाई और फूड को अडल्टरेट करके बेच रहा है या नकली तेल बेच रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता जनाब मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी ये तेल नकली है, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी कि मैं इसमें ये ऐड नहीं कर सकता और इसलिए मेरी तो कोई मेंसीरिया ही नहीं है। नो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। आपने अगर वो एक्ट कर दिया, आप पकड़े गए, तो भैया आप लाइबल हो, मेंसीरिया यहां पर नहीं देखी जाएगी। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस कर रहे हैं, जिसमें कि एक्टिस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसीरिया के एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज हर केस में हम मेंसीरिया देखेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब आप अपना इंडियन पीनल कोड निकालिए। इंडियन पीनल कोड में अब हम देखेंगे कि क्या इंडियन पीनल कोड में ऐसे कोई ऑफेंसेस हैं जिसमें मेंसीरिया की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक ऑफेंसेस देखते हैं और उनका मेंसीरिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले निकालिए सेक्शन 300 मर्डर। जस्ट अ सेकेंड यार, ये गलत हो रहा है। 300 जी, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्सेप्ट इन दी केसेस हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, लेट मी सेलेक्ट अ कलर, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। देखिए क्या कहा इन्होंने कि डेथ जो कॉज की है वो इंटेंशन होनी चाहिए उसमें। तो मेंसीरिया का रोल आ गया ना। अभी मर्डर हम बाद में करेंगे डिटेल में, मैं सिर्फ यहां से मेंसीरिया निकाल रहा हूं आपके लिए। ठीक है, सवाल ये है कि किसी आईपीसी के ऑफेंस में क्या ऐसा भी है कि जिसमें मेंसीरिया की जरूरत ही नहीं है। अब सीधा उस सेक्शन पे जाने से पहले क्यों ना हम कुछ सेक्शंस देखें और वहां से मेंसीरिया देखें कि क्या है। तो भैया मर्डर में तो मेंसीरिया है, इंटेंशन चाहिए यहां पर, या फिर आगे जाएंगे तो यहां पर भी इंटेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, और आगे जाएंगे तो नॉलेज की बात कर रहा है। तो मर्डर के मामले में तो आपकी मेंसीरिया जरूरी है। अगर मर्डर हुआ है, किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, डेथ हुई है और उसमें मेंसीरिया नहीं है, अगर हम मेंसीरिया नहीं प्रूव कर पाते तो उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा, वो बरी हो जाएगा। तो मर्डर के लिए तो मेंसीरिया जरूरी है। अब हम आते हैं चोरी के मामले को देखते हैं। चलिए, थेफ्ट सेक्शन 378 निकालिए और उसको पढ़िए। क्या कह रहा है ये, whoever intending to take dishonestly, आ गया ना इंटेंशन का रोल। तो इसका मतलब यहां पर भी मेंसीरिया रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आईपीसी के हर प्रोविजन में, हर ऑफेंस में मेंसीरिया की रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट couple of offenses or maybe there might be some more, but we will discuss two major examples। ठीक है, अब आप निकालिए सेक्शन 361। सेक्शन 361 डील करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है जी, क्या कह रहा है सेक्शन 361? सेक्शन 361 सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है, मेरे साथ पढ़िएगा, मार्क मत कीजिएगा। whoever takes or entices any minor under 16। ठीक है, क्या करता है टेक्स और एंटाइसेस,
किसी माइनर को जो कि 16 साल से कम है या तो उसको टेक करता है, इंटाइस करता है। इसको डिटेल में करेंगे बाद में, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसमें मेंसीरिया है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो मेल है और अगर 18 साल है तो वो फीमेल है। ये सब अनसाउंड माइंड और ये सब और कहाँ से लेके जाता है उसको, लॉफुल गार्जियन से लेके जाता है। और पर्सन ऑफ अनसाउंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन का कंसेंट नहीं है, गार्जियन का कंसेंट नहीं है, इज सेड टू किडनैप। अब इस पूरे प्रोविजन को जब आप पढ़ते हैं 361 को, चाहे आप वीडियो को एक बार रोक के, आई रिकमेंड कि आप वीडियो को रोकें और एक बार 361 को पूरा पढ़ लें। इसमें आपको कहीं भी मेंसीरिया का जिक्र नहीं मिलेगा, कहीं पर यह नहीं मिलेगा कि उसकी इंटेंशन ऐसी हो, उसकी नॉलेज ऐसी हो, उसका रीजन टू बिलीव हो, वो नेग्लिजेंट हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई अगर आपने किसी माइनर को या किसी अनसाउंड व्यक्ति को, उसका जो लॉफुल गार्जियन है उसकी कंसेंट के बिना उसको आप टेक और इंटाइस कर गए वहां से, आउट ऑफ दैट कीपिंग, तो आपके ऊपर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप लग जाएगा। कहीं पे ये नहीं कहा कि इंटेंशन ये होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ एक्ट के बारे में बोला कि अगर आपने ये कर दिया, आपकी इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, आपकी मेंसीरिया चाहे कुछ भी हो, अगर आपने किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप किया तो आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन आईपीसी, ठीक है जी। अब आप निकालिए सेक्शन 494। 494 डील करता है बाइगेमी से। अब हम देखते हैं क्या इसमें किसी तरीके की मेंसीरिया की रिक्वायरमेंट है। देखिए, whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment, और उसकी सजा बता दी। इसमें भी कहीं पर किसी तरीके की मेंसीरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है। वो कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो उसके रहते हुए कोई दूसरी शादी कर लेता है जिससे कि अगली शादी जो है वो वॉइड है, तो ये ऑफेंस माना जाएगा। इसमें कहीं भी उसकी इंटेंशन के बारे में जिक्र नहीं है, कहीं भी उसकी मेंसीरिया के बारे में जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है कि भैया उसका रीजन टू बिलीव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल भी ये एक प्रकार से देखा जाए तो मेंसीरिया फ्री केस है। तो मेंसीरिया फ्री केस है तो क्या हुआ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या थी कि भैया मेंसीरिया नहीं भी हो तो भी आपका एक्ट जो है वो लाइबल हो जाएगा। तो दीज आर टू मेजर एग्जांपल्स जहां पर कि आईपीसी में मेंसीरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं यार, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 38 मिनट्स। तो मेंसीरिया का जितना डिस्कशन रहता है वो अगले एपिसोड में करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।